विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 से एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ओ सदा नीरा। चूँकि ओ सदा नीरा एक ललित निबंध है और यह निबंध पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यह निबंध आपसे बात कर रहा है। तो देखिए, बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम गंडक है और ख़ासकर बिहार का एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण बेतिया, और इस बेतिया ज़िले में यानी पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है गंडक नदी निकलती है यहाँ से। तो इसी क्षेत्र के यानी बेतिया जो डिस्ट्रिक्ट है, जो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी क्षेत्र के आसपास जो गंडक नदी बहती है, उस गंडक नदी को एक तरह से मान बनाकर एक जो मुख्य प्रकरण बनाकर इस अध्याय को लिखा गया है। यानी गंडक नदी के आसपास जो भी चीज़ है उस चीज़ को लेखक दिखाने का प्रयास करते हैं, और ख़ासकर बेतिया ज़िला यानी पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी घटनाएं हुई उन सभी को, जैसे गांधी जी बेतिया डिस्ट्रिक्ट में आए और वहाँ के एक क्षेत्र है भितियारव आश्रम, तो वहाँ पे गांधी जी ने रहा और बहुत सारे कार्य यहाँ के लोगों के लिए किया। देश के आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे उन्होंने जो है संघर्ष किए, तो ये सारे जिक्र यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो यह जो है अध्याय आपको बच्चे बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, थोड़ी सी ऐसी भाषा में लिखा गया है कि बच्चों को जो है 100% समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या इसमें है। हर एक चीज़ आपको मैं कवर कराऊँगा, डोंट वरी, सिर्फ आप लोग क्लास के लास्ट तक रहिएगा। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं वो सदा नीरा अध्याय के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, और उनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को हुआ था, और जन्म स्थान था शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु 14 मई 1978 को हो गई थी। और उनकी जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उस रचनाओं में 1936 में उन्होंने प्रथम एकांकी लिखी थी जिसका नाम था मेरी बांसुरी। भोर का तारा भी 1946 में लिखे, और मेरे सपने 1950 में 10 तस्वीरें भी उन्होंने लिखा था। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि विद्यावारिधि उपाधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो है। फिर जो है ओ सदा नीरा अध्याय एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, यानी जहाँ जहाँ पे लेखक घूमे उसी को एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इसमें वे लिख दिए, ठीक ना। तो अब मैं सबसे पहले मैं आपको 2 सारांश आज कराऊंगा, इस अध्याय के 2 सारांश। एक तो जो है होता है कि बाहरी तौर से अगर देखा जाए तो इस अध्याय में क्या है, और दूसरा उस अध्याय के अंदर हम लोग घुस के जो मेन चीज़ है उसको भी कवर करने वाले हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल जाए और सब्जेक्टिव भी निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बाहरी तौर जो है बाहर से देखते हैं कि अध्याय में क्या चीज़ें हैं, ठीक ना, यानी अध्याय में क्या उल्लेख किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ उनकी किताब बोलते हुए छठ से अवतरित है, यानी यह जो अध्याय है वो सदा नीरा ऐसा लग रहा है कि आपसे बात कर रहा है। बिहार की गंडक नदी के आधार बनाकर, यानी बिहार की जो गंडक नदी है उसी को आधार बनाकर यह निबंध लिखा गया है, जिसमें प्रवाहमयी भाषा में इसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। यानी यह जो अध्याय है वो सदा नीरा, इस अध्याय में गंडक नदी को आधार बनाकर गंडक नदी के किनारे पे जो भी संस्कृति है, जो भी जीवन बसा है, और उस जीवन में जो भी प्रवाह चल रहा है, जो जीवन आगे बढ़ रहा है, जो झांकी हुई है, जो अतरंग हो रहा है, यानी जो भी गंडक नदी के आसपास जो लोग हैं, जो समाज, जो संस्कृति है, उसी को लेखक ने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं, उसी के बारे में लिखे हैं। हिंदी ललित निबंधों की सृजनात्मकता, भाषा तथा संस्कृति के प्रवाह की इतनी रचनात्मकता व्याख्या के चलते यह निबंध हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ निधि है। यानी यह जो ये अध्याय है, पाठ है, यह ऐसा लगता है
कि आपसे बात कर रहा है, और चूँकि इसमें भाषा का जो बोलचाल है जो इतनी मतलब कि सृजनात्मकता के साथ है, इतनी अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया, जैसे इस चलते यह जो निबंध है हिंदी साहित्य की सबसे बढ़िया कृति है। प्रस्तुत पाठ में हमें बताता है, यानी यह जो पाठ है वो सदनिरा हमें बताता है कि हमने कथाकथित विकास के नाम पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। यानी यह अध्याय हमें बताता है कि किस तरह से हम लोगों ने अपने विकास करने के लिए इस प्रकृति का दोहन किया, इसका विनाश किया। ठीक ना, प्रस्तुत पाठ हो गया। उसी का दुष्परिणाम है कि आज विभिन्न प्राकृतिक विनाश, मसलन बाढ़, अकाल आदि झेलना पड़ता है। कहने का मतलब कि आज के ज़माने में आप देखते होंगे अक्सर अगर हल्की सी बारिश अगर आती है, ठीक है, तो बारिश के समय में अक्सर बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बिहार में ऐसा नहीं था, बाढ़ नहीं आता था, लेकिन विकास के नामों पे हम लोगों ने जंगलों को इतना काटा, मिट्टी को इतना काटा कि बाढ़ आना वाजिब हो गया, बाढ़ आने लगा। ठीक ना, और हम लोगों ने क्या किया, विकास के नाम पर इस प्रकृति को दोहन किया। चंपारण का क्षेत्र इसका परिणाम है, और खासकर चंपारण यानी वहीं बेतिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो जिला है वह इसका मुख्य उदाहरण है। यह चंपारण क्षेत्र इस बात का भी साक्षी है कि भारत का वर्तमान इतिहास विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का इतिहास है, और चंपारण क्षेत्र यह भी बताता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संपूर्ण संस्कृतियों का मिला जुला रूप पाया जाता है। साझी मानवीय संस्कृति या इतिहास है, वह मानवता की साझी विरासत अर्थात विभिन्न ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को हिफाजत हमारी पवित्र जिम्मेदारी है। और यह जो अध्याय यह भी बताता है कि बिहार में जो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और ये दिखाता है कि भारत में ऐसी सांस्कृतिक और अलग अलग जाति धर्म होने के बावजूद भी सभी लोग एक हैं, और एक तरह से हमारे सांस्कृतिक धरोहर भी है, और इसे हमें हिफाजत भी करना चाहिए। यह पाठ गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के हवाले से यह भी बताता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए आंदोलन के उद्देश्य की पहचान, उनकी पवित्रता तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यानी यह अध्याय यह भी बताता है कि अगर कोई भी संघर्ष आप कर रहे हैं तो उस संघर्ष का आपका मूल मकसद क्या है, और उस संघर्ष को किस तरह से आप जीत सकते हैं, यानी किस तरह से अपना उद्देश्य आप हासिल कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किसी प्रकार की नारेबाजी की जगह कुछ बुनियादी प्रयास आरंभ किए थे। यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध कोई हल्ला वो नहीं किए थे, बल्कि बिल्कुल शांत तरीके से अपने मकसद को हासिल किया। शिक्षा का विकास, सम्मान एवं साहित्य की पक्षधरता का जीवन मूल्य उन्होंने वहाँ की जनता में जागृत करने का प्रयास किया। और गांधी जी जब चंपारण में आए तो वे लोगों में विकास लाने के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा को बढ़ाना चाहा और बढ़ाए भी, और इस तरह से उनके अंदर जनता में जागृत करने का, जनता में ज्ञान जागृत करने का प्रयास किया। गांधी के बताए हुए जीवन मूल्य ही आज के दिन घटित होते जीवन में ज़्यादा प्रासंगिक होते हैं, और गांधी जी पर बताए गए जितने भी जो मूल उद्देश्य हैं, जो बातें हैं, और आज भी वे प्रकाशित होती हैं, प्रासंगिक है। यह जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यह अध्याय के बाहर से देखा गया, लेकिन अध्याय के अंदर क्या क्या बात हुई उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए रुक जाइएगा मत, आप लोग अभी क्लास में ही रहिएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। चलिए, बिहार की गंडक नदी को आधार बनाकर रचित यह निबंध अपने प्रवाहमयी भाषा में इसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अतरंग उनकी झांकी प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब है कि बिहार की जो गंडक नदी है, इस गंडक नदी पर जो भी चीज़ उपस्थित है, कोई गांव, शहर, कोई फैक्ट्री या जो चीज़ भी है, कोई मंदिर, हर एक संस्कृति को लेखक ने आधार बनाकर इस पाठ को लिखा है कि गंगा जो है गंडक नदी पर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इस नदी के तट पर लोगों का जीवन या जो भी जीवन चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। इस निबंध में बिहार के
पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक ना, के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। बेतिया डिस्ट्रिक्ट्स के पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ क्षेत्र का यहाँ पे जिक्र किया गया है। लेखक बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी बिहार का क्षेत्र पुराना भी है और नवीन भी। और लेखक कहते हैं कि पश्चिमी चंपारण के ज़िले का उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वह बहुत पुराना भी है और नया भी है, नवीन भी है, ठीक ना। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और ये पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है खासकर उत्तर बिहार वाला, तो उसमें भूमि उपजाऊ है। हिमालय से निकलकर बहुत सारी नदियाँ दूर दूर भागती हैं और ये जो है इस क्षेत्र से हिमालय से जो नदियाँ निकलती है बिहार होते हुए यानी पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट होते हुए बहुत आगे तक नदियाँ जाती हैं और बहुत सारी नदियाँ निकली हुई यहाँ से, जिसके रास्ते से कभी बुद्ध और मौर्य को उपदेश देने जाया करते थे। और कहते हैं कि वहीं से ये सभी नदियाँ हैं, यानी ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हिमालय से जो नदियाँ निकल कर बहुत सारी नदियाँ गई हैं, वे वहीं सभी नदियाँ हैं जिस नदियों से होकर भगवान बुद्ध मौर्यों को, जो राजा थे, तो मौर्यों को उपदेश देने जाया करते थे। कभी इस क्षेत्र में घना जंगल था, यानी बहुत पहले की बात लेखक बता रहे हैं कि एक ऐसा भी समय था जब इस क्षेत्र में बहुत घना जंगल था जिसमें वृक्ष के जड़ में पानी इकट्ठा रहता था और इतना घना जंगल था कि वृक्षों के जड़ में पानी इकट्ठा रहता था। परंतु जंगल कटते गए, बाद में यहाँ की नदियों में बाढ़ आना शुरू हो गया और जैसे ही जंगल कटना शुरू हुआ तो पेड़ के जड़ में जो पानी इकट्ठा रहता था, जो मिट्टी को बांधा रहता था, पेड़ कट जाने से मिट्टी जो है अब बंध नहीं पाई, पानी इकट्ठा नहीं हो पाया और इस तरह से नदियों में बाढ़ आना शुरू हो गया। और इस तरह से खासकर पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आना अब शुरू हो गया और आज देखते भी हल्का भी बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है। यहाँ 12वीं सदी के लगभग 300 साल तक कर्नाट वंश का राज था और लेखक बताते हैं कि लगभग 12वीं सदी के आसपास जो है यहाँ पे एक राजा थे कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश का राज लगभग 300 साल तक चला, परंतु 1325 में कर्नाट वंश के राजा जो है, कर्नाट वंश के राजा थे हरि सिंह देव। तो हरि सिंह देव को गयासुद्दीन से मुकाबला करना पड़ा और इस तरह से हरि सिंह देव हार कर नेपाल भाग गया। यानी लेखक बताते हैं कि लगभग जो है पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में एक राजा आए थे हरि सिंह देव, जो लगभग 12वीं सदी में आए थे और जो है कर्नाट वंश के थे, लेकिन 1325 में गयासुद्दीन उन पे हमला कर दिया और इस तरह से हरि सिंह देव हार कर नेपाल भाग गए। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियाँ यहाँ आकर बसे। आप अगर आओगे पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बेतिया, चूँकि मैं भी यहीं कराने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर अगर आओगे तो आपको थारू और धांगड़ जातियाँ बहुत मिलेगी और अक्सर ये जो है नेपाल साइड यानी उत्तरी बिहार के छोर पे मिलती है, थारू और धांगड़ जातियाँ, ठीक है ना। तो ये अक्सर मिला करती हैं और ये जो है कहाँ से लगभग 507 वर्ष, ठीक ना, यानी 5 या 700 वर्ष पहले यह आकर यहाँ पे बसी, लेकिन यहाँ के मूल निवासी नहीं थे पहले। थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते और जो थारू लोग हैं ये लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते हैं। थारू शब्द जो है थार यानी राजस्थान से निकला मानते हैं। थारू लोगों का कहना है कि जो थारू शब्द है वह थार यानी राजस्थान से निकला हुआ है, यानी उन लोगों का कहना है कि हम लोग राजस्थानी हैं, कोई आदिवासी नहीं है। 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के लिए लाया गया था और जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ जो है भारत पे, तो उसमें पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में नील की खेती करने के लिए धांगड़ जाति को लाया गया। धांगड़ शब्द का अर्थ है उरांव भाषा में भाड़े का मजदूर। देखिए धांगड़ शब्द जो है यह उरांव भाषा में इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। थारुओं की कला मूलतः दैनिक जीवन का अंग है और चूँकि जो थारू लोग होते हैं तो थारू लोग अक्सर जो है कोई ना कोई दैनिक जीवन वाली जो है कोई ना कोई कला करते रहते हैं, कोई ना कोई उनकी जो है
संस्कृति परंपरा होती है कि कुछ न कुछ जो करते रहते हैं। जिस पत्र में धान रखा जाता है वे सिक बना होता है, वो सिक का बना होता है। यानी जिस पत्र में थारू लोग धान रखते हैं वो सिक का मतलब धान का जो सिक होता है या गेहूं का सिक होता है उससे वो बनाते रहते हैं लोग। सिक कई तरह के डिजाइन और रंगों से रंगा होता है और जो सिक है उसको लोग रंग के पेंट करके रखे रहते हैं। सिक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप झालर लगा होता है और वो जो टोकरी सिक का बना होता है उसके किनारे किनारे पे लोग नदी में जो सीप मिलता है, कहीं कहीं पे लोग सीपी भी कहते हैं भोजपुरी में, तो उस सीप को झालर लगाकर उस पर जड़ देते हैं, लोग लगा देते हैं। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए कलात्मक दीपक रखे जाते हैं और ये थारू लोग अपने झोपड़ी में यानी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे प्रकाश फैलाने के लिए डिजाइन में यानी अलग अलग डिजाइन के दीपक रखते हैं। एक कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा जाता है। दोनों हाथ में टोकरी लिए नई नवेलन दुल्हन अपने प्रीतम के लिए कलाई लेकर जाती है। कहने का मतलब है कि जो थारू लोग हैं उनका एक कला होता है, एक संस्कृति होता है, कुछ करते रहते हैं तो उनका एक संस्कृति है, एक कला है, एक जो है कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है किसी घर ना, तो वे क्या करती है कि सीख से, आप लोग जानते हैं सीख जो एक खर होता है, तो उस खर से सीख से जो है एक टोकरी बनाती हैं। टोकरी बनाकर, और ध्यान रखना सीख कई तरह के रंग देती हैं लोग, ठीक ना। और रंगने के बाद क्या होता है, अरे दौरी आप लोग सुने हैं ना, बिहार में बहुत सारे जो गांव में रहते हैं ना वो लोग जानते हैं दौरी, डलिया। तो वहीं डलिया बनाकर कई रंग बिरंग से रंग कर और उसमें सीप का, नदी में जो सीप मिलता है उसी सीप को लगा दिया जाता है झालर के रूप में। और जो नई नवेली दुल्हन होती है उसी डलिया में, दौरी में क्या करती है, अपने पति के लिए भोजन लेकर जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे जाती है, ठीक ना। फिर बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज़ तो ठेकेदार बन गए। और कहने का मतलब है कि बेतिया जो राज है, जो पश्चिमी चंपारण जो ज़िला है, यहाँ पे बहुत सारे जमींदार लोग जो है अंग्रेज़ों का ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। और यही जो जमींदार लोग थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लगभग 19वीं सदी के आसपास जो है 1918 के आसपास, 1917 के आसपास जब आंदोलन शुरू हुआ तो नील की खेती का विस्तार हो गया, बढ़ावा हो गया। यानी ज़्यादा मात्रा में पश्चिमी चंपारण में ही नील की खेती शुरू हो गई, एकदम ब्रॉड लेवल पे। नील की खेती से रंग तैयार किया जाता था। सभी किसानों को 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी जिस किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन था उस किसान को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना ही पड़ता था। इसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया था। अंग्रेज शादी विवाह में नजराना वसूला जाता था। कहने का मतलब है कि अगर किसी किसान के यहाँ कोई शादी विवाह पड़ गया या किसी जमींदार के यहाँ शादी विवाह पड़ गया तो अंग्रेज उस शादी विवाह में नजराना वसूलते थे, कुछ टैक्स लेते थे, उसे नजराना कहते थे। बीमार पड़ जाने हाथी खरीदने के लिए भी वसूली होती थी। और ऐसे में कोई राजा, कोई अगर ज़मींदार या कोई अगर जो है अंग्रेज़ बीमार पड़ जाता था तो उसके लिए भी लोगों से टैक्स वसूला जाता था। कोई हाथी खरीदने के लिए भी टैक्स वसूला जाता था, ठीक ना। उस समय दक्षिण बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत तेज हो चुका था। और चूँकि जब एक कांड जो है उत्तर बिहार में हो रहा था, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में, तो उस समय दक्षिणी बिहार में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। अंग्रेज़ यह नहीं चाहते थे कि बागी विचार उनके मुनाफे वाले इलाके में पहुंचे, इसलिए अंग्रेज़ों ने गंगा पर पुल नहीं बनाया। आप जानते हैं अभी गंगा नदी पर पुल तो है, लेकिन जब अंग्रेज़ थे, विद्रोह शुरू हुआ था, तो अंग्रेज़ कतई नहीं चाहते थे कि गंगा पे पुल बनाया जाए, जिससे दक्षिणी क्षेत्र वाले बागी विचार वाले लोग जो है उत्तरी बिहार के क्षेत्र में पहुँचे और यह बागी विचार और ज़्यादा फैले। इसलिए उन लोगों ने गंगा पर नदी बनाना उचित नहीं समझा और बिल्कुल बनाए भी नहीं, ठीक है। अब लेखक बताते हैं कि वे 1962 में तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और सन 1962 में ये लेखक जो हैं तीर्थ यात्रा पर निकले थे और वे रामदयाल शाह, हरवंश सहाय, राम नवमी प्रसाद के संपर्क में भी आए, उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। और राजकुमार शुक्ल, दरअसल राजकुमार शुक्ल एक किसान थे।
सन 1930 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन सन 1917 से पहले वे गए थे गांधी जी से मिलने गुजरात, ठीक ना। गांधी से गए थे मिलने गुजरात, और वहीं जो है गुजरात गए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि ऐसा है बापू, बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्हें जबरन नील की खेती करनी पड़ रही है और अंग्रेज ऐसा करने के लिए मजबूर करें। तभी गांधी जी गुजरात से चलकर पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किए, ठीक ना। और यहाँ पे जो है सत्याग्रह किए थे वहाँ पे, ठीक ना। फिर किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने भितियारवा गांव में, चूँकि हमारे गांव से अभी जो हम आपके जो सर अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे गांव से लगभग ये 10 किलोमीटर दूर है, ठीक ना। तो भितियारवा गांव में यानी गांधी जी क्या हुए, गांधी जी पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में आए और पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में एक गांव पड़ता है भितियारवा। तो भितियारवा गांव में रहने लगे। उन्होंने चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की, और जब देखें कि यहाँ के जो जनता है, जो लोग हैं, बिल्कुल अशिक्षित हैं, उनके अंदर संस्कार तो है बट ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको शिक्षा दिया जाए, और गांधी जी ने बहुत सारे ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें बड़हरवा था, मधुबन और भितियारवा था। ये लगभग आसपास कहीं पड़ता है, भितियारवा तो काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से, ठीक ना। तो भितियारवा जो था, इस शिक्षा का आदर्श यह था कि इसमें कोई नाप तौल पाठ्यक्रम चालू नहीं है किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो शिक्षा गांधी जी ने उस समय शुरू किया, उसमें कोई फिक्स नहीं था कि कोई सिलेबस चलेगा, बल्कि गांधी जी का प्रयास था कि लोगों को सिर्फ ज्ञान दिया जाए, कोई पाठ्यक्रम नहीं, ठीक ना। उन्होंने चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें बड़हरवा मधुबन तो हो गया, क्योंकि गांधी जी ने लीक से हटकर चलने का काम किया। वर्तमान शिक्षा पद्धति खौफनाक है, और गांधी जी का चूँकि मानना था कि उसमें जो शिक्षा अंग्रेज़ों ने लगाई थी, जो चल रहा था, उस शिक्षा को उन्होंने खौफनाक समझा कि खतरा की निशानी है।